अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी, जहां छुपे हुए राजों से पर्दा उठाया जाता है। आज हम खोलने जा रहे हैं उस अहराम का राज जिसने मिस्री तारीख का रुख बदल दिया। रेड पिरामिड, ये वो शाहकार है जिसने आने वाले तमाम अजीम अहरामों की बुनियाद रखी। फिरौन स्नेफरू ने इससे पहले कई बार अहराम बनाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामी ने इसका रास्ता रोक दिया। लेकिन इसने हार नहीं मानी, अपनी हर नाकामी से सीखा और बिल आखिर एक ऐसा डिजाइन बनाया जो तारीख में अमर हो गया। बाद के फिरौनों ने इसी कामयाब फॉर्मूले को अपनाकर गीजा जैसे अजीम अहराम तामीर किए। यूं कहा जा सकता है कि गीजा के अहराम की जीत का असल राज रेड पिरामिड ही है। रेड पिरामिड का असल मिस्री नाम होराइजन ऑफ स्नेफरू था। ये इस बात का इशारा था कि अहराम सूरज के तुलू की रोशनी से जुड़ा हुआ है। मिस्र का पहला कामयाब सीधी दीवारों वाला अहराम द रेड पिरामिड फिरौन स्नेफरू ने चौथी सल्तनत में तकरीबन 2575 से 2590 कब्ल मसीह के दरमियान तामीर करवाया। ये मिस्र का तीसरा सबसे बड़ा अहराम है और काहिरा से तकरीबन 40 किलोमीटर जुनूब में दाशुर कब्रिस्तान में वाक़ है। इस दौर के अंबिया के बारे में यकीनी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, पर स्नेफरू का दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से तकरीबन 600 साल पहले था। अलबत्ता तारीखी तसलसल में देखा जाए तो स्नेफरू का जमाना नूह के बेटों की नस्लों के दुनिया में फैलने और मुख्तलिफ तहजीबों के उभरने का दौर था। स्नेफरू वही मशहूर फिरौन था जिसने 3 बड़े अहराम बनवाए, लेकिन ये अहराम खास इसलिए है क्योंकि ये पहला अहराम था जो बिल्कुल सीधी दीवारों के साथ मुकम्मल हुआ। इससे पहले उसने एक बेंट पिरामिड बनाया था जो जाविया बदलने की वजह से अजीब सा लगता था। लेकिन रेड पिरामिड एक शाहकार था। माहिरीन के मुताबिक तामीर का दौरानिया मुख्तलिफ अंदाजों में 10 से 11 साल या 17 साल रहा। तामीर के वक्त यह तकरीबन 105 मीटर ऊंचा था, लेकिन आज इरोजन और आउटर केसिंग गिरने की वजह से इसकी ऊंचाई तकरीबन 104 मीटर रह गई है। इसका बेस एरिया तकरीबन 220 मीटर फी साइड है, जो इसे खाफरे के पिरामिड के करीब साइज में ले आता है। मिस्र के दाशुर कब्रिस्तान में वाक़े ये पिरामिड, जिसे रेड पिरामिड या नॉर्थ पिरामिड कहा जाता है, काहिरा से तकरीबन 25 से 40 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है। दाखिली रास्ता शुमाल जानिब वाक़े है, जहां से एक 206 से 200 फुट तवील रास्ता नीचे जाता है, जिसका जाविया तकरीबन 27 डिग्री है। स्नेफरू ने पहले मेडम और बेंट पिरामिड बनाए, जहां बेंट पिरामिड का जाविया 54 से 43 डिग्री पर तब्दील हुआ, क्योंकि तेज जाविया की वजह से पत्थरों में दरारें पड़ने लगी। रेड पिरामिड के लिए उसने जाविया 43 डिग्री चुना ताकि अहराम मुस्तहकम और देरपा हो। स्नेफरू ने इस जाविये को जानबूझकर कम रखा ताकि बेंट पिरामिड जैसी गलती दोबारा ना हो। बुनियाद की चौड़ाई और ऊंचाई का तनासुब मुतवाज़न और खूबसूरत था, जिससे बाद में गीजा के अहराम की तामीर मुमकिन हुई। रेड पिरामिड के ज्यादातर सफेद चूने के पत्थर मिस्र के मशहूर तूरा क्वेरेस से आए, जो नील के मशरकी किनारे काहिरा के करीब है। बैरूनी तह उन्हीं पत्थरों की थी, जबकि अंदरूनी पत्थर दहशोर के करीब मकामी चट्टानों से लिए गए। भारी पत्थरों 2 से 15 टन को लकड़ी के स्लाइड्स और बैलगाड़ियों से किनारे तक लाया जाता, फिर कश्तियों के जरिए दरियाए नील के पुराने बहाव से दहशोर तक पहुंचाया जाता। ये एक मुनज़्ज़म महीनों पर मुहित नक्लो हमल का निज़ाम था, जिसमें सैकड़ों मजदूर और कारीगर शामिल थे। रेड पिरामिड की तामीर में 20,000 से 30,000 माहिर और तरबियत याफ्ता मजदूर शामिल थे, जो दाशुर के करीब आबाद गांव में रहते थे। उनके घर, वर्कशॉप्स और खाने पीने के मकामात के आसार मिले हैं। खुराक में रोटी, मछली, प्याज, लहसुन और बियर शामिल थी, जो मेहनत के मुताबिक तवानाई फराहम करती। मजदूरों को इज्जत दी जाती थी और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता था, जिसकी बदौलत बड़े मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल हुए। स्नेफरू के 3 बड़े अहराम बशमूल रेड पिरामिड में तकरीबन 3.6 मिलियन मुकाब मीटर पत्थर इस्तेमाल हुआ। ये इतना पत्थर है कि अगर आज के दौर में इसे दोबारा लाया जाए तो कई बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो जाए। रेड पिरामिड के अंदरूनी हिस्से दाखिली सुरंग एक तवील और तंग रास्ता है, जो तकरीबन 61 मीटर 200 फीट तक नीचे जाती है। ये सुरंग सीधा एक पहले कमरे में खुलती है, जिसकी छत कोरबेल स्टाइल में बनाई गई है, यानी पत्थरों की तहें आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ती हैं, यहां तक कि ऊपर जाकर बंद हो जाती हैं। ये डिजाइन छत पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया था,
ताकि वक्त के साथ पत्थर गिरने का खतरा ना रहे। पहले कमरे से एक छोटा सा रास्ता दूसरे कमरे में जाता है, जो पहले कमरे के बिल्कुल ऊपर तामीर किया गया है। ये कमरे भी कोरबेल सीलिंग्स के साथ हैं, जो इस दौर की इंजीनियरिंग का शाहकार थे। दूसरे कमरे से एक और छोटा रास्ता तीसरे और सबसे बड़े कमरे में खुलता है, जिसे असल दफन का कमरा माना जाता है। ये कमरा पिरामिड के बिल्कुल मरकज में है। यहाँ फिरौन स्नेफरू की लाश मिलने के शवाहिद तो नहीं मिले, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि या तो इसकी तदफीन यहाँ हुई थी और बाद में लूटमार के दौरान बाकियात गायब हो गईं, या फिर उसने खुद किसी और मकाम पर दफन होने का फैसला किया था। रेड पिरामिड के चारों रुख बिल्कुल दुरुस्त शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की समतों में है। ये कदीम मिस्र के माहिरीन फल्कियात और इनके मजहबी अकायद की गहरी समझ को जाहिर करता है। आज इसका रंग भूरा या सुर्खी माइल लगता है, जिसकी वजह यह है कि इसकी आउटर केसिंग, जो चमकते सफेद चूने के पत्थर से बनी थी, वक्त के साथ गिर गई है। अंदरूनी कोर के पत्थर कुदरती तौर पर सुर्खी माइल है, और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो यह पूरा अहराम सुर्ख नजर आता है। इसीलिए इसे रेड पिरामिड कहा जाता है। दाशूर में रेड पिरामिड के करीब एक पुरस्रार पथरेला टुकड़ा मिला, जिसे माहिरीन ने जोड़कर एक छोटा पिरामिडियन यानी अहराम की नोक पर लगने वाला पत्थर बनाया। अलबत्ता ये अब तक मुअम्मा है कि आया ये इसी अहराम का हिस्सा था या किसी और अहराम का। दिलचस्प बात यह है कि इसका जाविया मौजूदा रेड पिरामिड से मुख्तलिफ है। जदीद आसार कदीमा में रेड पिरामिड की तारीख का अंदाजा रेडियो कार्बन डेटिंग और टूल मार्क एनालिसिस से लगाया गया है, जो स्नेफरू के दौर की तस्दीक करता है। तूरा लाइमस्टोन के माइक्रोस्कोपिक नमूने और चूने की तह पर बाकी रह जाने वाले कॉपर चिजल के निशानात से इंजीनियरिंग टेक्निक साबित हुई है। दशूर के करीब मजदूरों के गांव में सिरेमिक कुकिंग पॉट्स, ब्रेड मोल्ड्स और जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो रोजमर्रा खुराक और मईशत का पता देती है। गांव के फ्लैट ईंटों के कमरे इस बात की अलामत हैं कि ये लोग मुस्तकिल यहाँ रहते थे, सिर्फ आर्जी मजदूर नहीं थे। हार्वर्ड और कैरो यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक 43 डिग्री का जाविया सिर्फ इंजीनियरिंग इस्तेहकाम नहीं बल्कि मजहबी फलसफे से जुड़ा था, मुमकिना तौर पर सूरज की शाओं और सालाना फल्कियाती इवेंट्स के हिसाब से। कुछ कोरबेल चैम्बर्स में सुर्खी माइल पेंट और हल्की हायरोग्लिफिक मार्किंग्स के शवाहिद मिले, मगर बहुत मध्यम है और मुकम्मल पढ़ने के काबिल नहीं। इससे ये इशारा मिलता है कि अंदरूनी कमरे कभी आराइशी या मजहबी सिंबल से मुज़य्यन थे। पिरामिडियन पर जर्मन और मिस्री माहिरीन में इख्तलाफ है। कुछ का कहना है ये रेड पिरामिड का था, कुछ के मुताबिक ये करीबी सैटेलाइट पिरामिड का हिस्सा हो सकता है। इस पर मौजूद जाविया मापने के बाद कुछ माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये मुमकिना तौर पर 24 डिग्री डिजाइन के लिए बनाया गया था। जीपीएस और लेजर स्कैनिंग सर्वे से तस्दीक हुई कि रेड पिरामिड के चारों रुख असल शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब से सिर्फ चंद आर्क मिनट्स के फर्क पर है, जो इस दौर की हैरत अंगेज फल्कियाती महारत को साबित करता है। 2008 से 2012 में मिस्री हुकूमत और यूनेस्को ने रेड पिरामिड के कुछ कोरबल चेम्बर्स में पत्थरों की सफाई और क्रैक्स भरने का काम किया ताकि मजीद इरोजन ना हो। 1980 की दहाई में माइक्रोग्रेविटी सर्वे और हालिया ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से पता चला कि रेड पिरामिड के नीचे और अतराफ में कुछ गैर इस्तेमाल शुदा खाली जगहें या गैलरीज हो सकती है, लेकिन अभी तक खोदाई नहीं की गई। करीबी इलाके में तांबे के छीनी, डोल और पत्थर के हथौड़े मिले हैं, जो आज भी काहिरा के अजायब घर में मौजूद है। औजारों पर बाकी रह जाने वाले लाइमस्टोन के जर्रात और वेयर पैटर्न से पता चलता है कि ये तवील अरसा इस्तेमाल हुए। नील के पुराने बहाव का नक्शा माहिरीन ने सैटेलाइट इमेजरी से रिक्रिएट किया है, जो जाहिर करता है कि इस वक्त दरिया दाशूर के बहुत करीब था, इसलिए पत्थर लाने का अमल निस्बतन आसान था। कदीम मिस्री रिवायात के मुताबिक एहराम की बुनियाद रखने से पहले स्ट्रेचिंग द कॉर्ड रस्म होती थी, जिसमें फिरौन और पुजारी फल्कियाती सितारों की सिमत देखकर बुनियाद की सीध तय करते थे। रेड पिरामिड में भी इस रस्म के शवाहिद मिले हैं। कोरबेल चेम्बर्स में हवा के कुदरती गुजर के लिए छोटे गैप्स रखे गए थे ताकि नमी जमा ना हो। यह डिजाइन आज भी महफूज है। कुछ कदीम रिपोर्टों में जिक्र मिलता है कि 19वीं सदी में रेड पिरामिड के अंदर कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले थे, मगर वो बाद में गायब हो गए। इस पर आज भी बहस जारी है कि वो इंसानी थे या जानवरों के। अंदरूनी बड़े कमरे में खड़े होकर बोलने से आवाज 7-8 बार गूंजती है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है
कि ये मजहबी चैंटिंग को बढ़ाने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। माहिरीन ने लेजर स्कैनिंग से मालूम किया है कि रेड पिरामिड की आउटर सरफेस हर 100 साल में औसतन 1 तो 2 मिलीमीटर घिस रही है, ज्यादातर विंड इरोजन और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। एक नजरिया ये भी है कि स्नेफरू ने 3 बड़े हरम मेदम, बेंट और रेड एक मुश्तरका रूहानी और फल्कियाती मंसूबा के तहत बनवाए ताकि मरने के बाद सूरज देवता रा के साथ जुड़ने का सफर मुकम्मल हो सके। ये कामयाबी स्नेफेरू की पिछली नाकामियों और तजर्बात का नतीजा थी। इसने मीडम पिरामिड और बेंट पिरामिड से सीखा कि जाविया, बुनियाद की मजबूती और पत्थरों की तह किस तरह रखी जाए ताकि पूरी इमारत हजारों साल कायम रहे। रेड पिरामिड का डिजाइन और जाविया बाद में खुफू स्नेफेरू के बेटे के अजीम एहराम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के लिए बुनियादी मॉडल बना। अगर रेड पिरामिड ना होता तो शायद गीजा के एहराम इतने बड़े और पायदार ना बनते। ये एहराम कदीम मिस्री अकीदे में बेन मुकद्दस पहाड़ की नुमाइंदगी करता है, वही पहाड़ जिसे कायनात की तख्लीक का आगाज समझा जाता था। हैरान कुन बात यह है कि कुछ मुकामी गांव के लोग इसे बैट पिरामिड भी कहते हैं। इस नाम की असल कहानी अब तक राज में है। आज ये एहराम सयाहों के लिए खुला है और जो लोग यहाँ आते हैं वो अक्सर हैरान रह जाते हैं कि ये गीजा के एहराम जितना मशहूर क्यों नहीं है। यहाँ भीड़ कम होती है, खामोशी ज्यादा होती है और आप आराम से उसके अंदर जाकर देख सकते हैं कि 4500 साल पहले की इंजीनियरिंग कितनी हैरत अंगेज थी। खुलासा, रेड पिरामिड न सिर्फ स्नेफरू की इंजीनियरिंग कामयाबी की अलामत है बल्कि ये एक ऐसा संगे मील है जिसके बगैर मिस्र की आकी अजीम एहराम मुमकिन ना होते। ये इंसानी मेहनत, सब्र और तजर्बे का ऐसा शाहकार है जो आज भी रेत के सहरा में शान से खड़ा है और आने वाले वक्त को माजी का पैगाम देता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं आपसे अगली किस्त एपिसोड 6 में एक और हैरान कुन इंकिशाफ के साथ, जहां हम बात करेंगे मिस्र के अजीम एहराम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर। एपिसोड 6 अपलोड होते ही उसका लिंक एपिसोड 5 की डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।